बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो दोस्त कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ़ वीडियोस के ऊपर, तो बाज़ दफ़ा सवालात ऐसे होते हैं कि उनका टू दी पॉइंट हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, और हर एक को रिप्लाई करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं अवेलेबल होता। तो मैंने सोचा है कि डेली बुनियाद पर जब भी कभी टाइम लगे तो जितने दोस्तों के कमेंट्स आए हुए होते हैं वो तमाम कमेंट्स मैं वीडियो की सूरत में रिप्लाई कर दूं। तो इसमें पहला कमेंट है, ताहिर ख़ान साहब हैं। ये कहते हैं जी, ज़बरदस्त यूरिया नाइट्रोफास मिला के दे सकते हैं कनोला को पानी लगाते वक्त? जी हाँ जी, दे सकते हैं, मगर आपने ज़बरदस्त यूरिया का छट्टा करना है। इसको आपने मिक्स नहीं करना नाइट्रोफास के साथ। अगर आप इसे भी फ्लड करना चाहते हैं तो फिर रिज़ल्ट तो खैर थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। तो सेपरेट करें, कोशिश करें कि नाइट्रोफास और ज़बरदस्त यूरिया को एक ही ड्रम के अंदर मिक्स ना करें। इसके बाद है शहादत अली। ये कहते हैं कि जी भाई, क्या हर्बिसाइड के साथ जिंक और यूरिया मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं? जहाँ तक ताल्लुक़ है यूरिया का, ये तो ज़्यादातर हर्बिसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है, मगर बात यह है कि अगर आप 40 दिन की फसल पर स्प्रे करने जा रहे हैं हर्बिसाइड का, तो इस वक्त कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है कि आपको यूरिया का स्प्रे भी करना पड़ रहा है? तो ये बिला वजह का जो इस तरह के रिस्क लेते हैं, ये नहीं लेने चाहिए। जहाँ तक रही बात जिंक का इस्तेमाल, तो क्योंकि ये भी एक आयन की सूरत में होता है, तो अगर तो है चिलेटेड जिंक तो वो तो रिस्क लिया जा सकता है, उसे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर जो जिंक सल्फेट है इसे आपने इस्तेमाल नहीं करना। चांडियो साहब हैं। ये कहते हैं जी, अगर यूरिया यूज़ कर चुके हों तो सल्फ़र अलग से यूज़ कर सकते हैं या यूरिया के साथ लाजमी यूज़ करनी है? तो भाई, सल्फ़र का अपना काम है, यूरिया का अपना है। जब सल्फ़र साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर आप यूरिया पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, सल्फ़र अलहदा से यूज़ कर लें, तब भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने यूरिया के ऊपर ही सल्फ़र को छिड़काव करना है, मिक्स करना है और छट्टा करना है। सल्फ़र के इस्तेमाल से ज़मीन की कंडीशनिंग होती है, आर्जी तौर पर पीएच में कमी आती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, इससे पैदावार पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। इससे अगले दोस्त हैं चौधरी रंधावा साहब। ये कहते हैं जी, बिजाई के टाइम एक डीएपी और अब पानी लगाना है, एक बैग नाइट्रोफास और एक बैग यूरिया, ठीक है एक साथ? ज़मीन अच्छी है, 60-65 मन औसत आती है, धान वाली ज़मीन है। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बैग नाइट्रोफास और एक बैग यूरिया बैक वक्त दे सकते हैं, इससे टिलिंग इम्प्रूव होगी। और ऐसी धान वाली ज़मीनों में इब्तिदा में ही यूरिया की वाफिर मिकदार दे देनी चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसी ज़मीनों में यूरिया देना फसल की गिरावट का बायस बन सकता है। इसके बाद एक और दोस्त हैं कि जी अब्दुल कयूम साहब है। ये कहते हैं जी, बिलाल साहब, पंजाब के बरानी एरिया की गंदम के लिए भी डिटेल वीडियो बनाएं, बिजाई से एंड तक खादों के बारे में। तो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता है 1-2 दिन के अंदर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। इससे अगले दोस्त हैं मोहम्मद जुनैरुल हक साहब। ये कहते हैं जी, सर जिब्रेलिक एसिड की टिक्कियाँ कहाँ से मिलेंगी? भाई, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता। ये जिब्रेक्स, रेगुलस, प्रोजिब, इसी तरह तकरीबन जितनी पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, इन सब के पास जिब्रेलिक एसिड मौजूद होता है मुख्तलिफ नामों से। आप उसके ऊपर एक्टिव इंग्रेडिएंट पढ़ा करें। हमारे अक्सर पेस्टिसाइड डीलर जो हैं पूरे सूरे होते हैं, या किसी बच्चे के नाम का लाइसेंस बनवाया हुआ होता है और उन्हें पता नहीं होता, उन्होंने ब्रांड याद किए हुए होते हैं, तो पड़ी होती है उनके पास प्रोडक्ट, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कौन सा होता है जिब्रेलिक एसिड। तो आप खुद से देख लें जाके, उसके ऊपर जहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड लिखा होता है। तो ये आपको हर दुकान से मिल सकता है, हर कंपनी के पास है आजकल। इसके बाद है जी आफ्ताब शाह साहब। भाई जी, नाइट्रोफास और यूरिया मिक्स करके दे सकते हैं? जी हाँ जी, दे सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बेशक आप नाइट्रोफास फ्लड कर दें, उसके बाद यूरिया का छट्टा कर दें, बेशक आप दोनों को मिक्स करके फ्लड कर दें, नो प्रॉब्लम। अगले दोस्त हैं जी मोहम्मद सजाद साहब। ये कहते हैं, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हाउ टू इवेल्युएट दैट जर्मिनेशन इन द फील्ड इज़ नॉर्मल? कि गंदम के खेत में जो जर्मिनेशन है वो हमारी मतलूबा हदफ के मुताबिक है, ये चेक करने। इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने 1 मुरबा मीटर के अंदर पौधों की तादाद गिननी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके 1 एकड़ के अंदर पौधों की टोटल तादाद कितनी बनेगी, आया ये जर्मिनेशन प्रॉपर है या नहीं है। 1 मुरबा मीटर के अंदर अगर
200 से 250 पौधे हैं तो बेहतरीन जर्मिनेशन है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगले दोस्त हैं जी मोहम्मद अहमद साहब, ये कहते हैं जी कलराठी ज़मीन में पोटाश डाली जा सकती है मगर पोटाश की pH 8.5 है। इस हिसाब से DAP की भी pH हाई होती है। यूरिया के बारे में भी यही कहा जाता है। ये ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं और यकदम फौरी आपने डाली पोटाश फास्फोरस, फौरी पौधा नहीं ले लेता। मुख्तलिफ कन्वर्जन्स होती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से अवेलेबल होती है थ्रू आउट द सीज़न, थ्रू आउट द ईयर। तो कलराठी ज़मीनों में पोटाश इस्तेमाल की जा सकती है। बहरहाल अगर आप चेकअप करवा लें अपनी ज़मीनों का, यानी नमूना जो है वो तजिया करवा लें, तो अक्सर वहाँ पर पोटाश की मिकदार इतनी होती है कि रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप पोटाश इस्तेमाल करें, और अगर ख़ासकर वहाँ पर नहरी पानी लग रहा हो। लेकिन अगर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो उसके आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद अगले दोस्त हैं जी बशीर जैन साहब, ये कहते हैं क्या नाइट्रोफास के साथ सल्फ़र छट्टा कर सकते हैं मिक्स करके कैनोला क्रॉप में? भाई अगर तो कैनोला की फसल बड़ी हो चुकी है तो नाइट्रोफास तो किसी हद तक छट्टा वो तो हो सकता है। जब आप सल्फ़र भी इसके साथ मिक्स करेंगे और अगर नमी हुई पत्तों के ऊपर जाके जम गई तो वहाँ पर बर्निंग हो सकती है। तो बेहतर तो यही है कि आप मिक्स करके जब आप पानी लगाएंगे तो उस वक्त आप फ्लड कर दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप सल्फ़र स्किप कर दें, वो अगले पानी पर दे दीजिएगा। फ़िलहाल ऐसा वो टाइम ही नहीं है, जब फ्लावरिंग पर आते हैं उस वक्त आप इकट्ठी 6 किलो तक सल्फ़र दे सकते हैं, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो अभी आप अकेली जो है वो नाइट्रोफास करें, और वो भी ऐसे जब मौसम साफ़ हो, पत्ते खुश्क हो दोपहर के वक्त, ये ना हो कि पत्तों के ऊपर भी पानी पड़ा हुआ हो और आप नाइट्रोफास का छट्टा करें, और फसल भी छोटी हो। अगर फसल आपस में मिली हुई है तो मैं फिर सिफारिश नहीं करता कि आप छट्टा करें, फिर इसे फर्टिगेट करना चाहिए। इसके बाद है जी अजान जान साहब, ये कहते हैं जी न्यू बंदा काश्तकारी में कैसे शुरू कर सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन काश्तकारी इतनी भी आसान नहीं है। 1,20,000, 25,000, 1,30,000 रुपये ठेका है 1 एकड़ का, और इसके अलावा बिजली के बिल, डीजल और खादों के हालात आपके सामने हैं। तो अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप चाहते हैं पैसा कहीं ना कहीं पर लगाया जाए, फिर बेशक आप काश्तकारी शुरू करें। पहले पूरी फिजिबिलिटी बनाएं कि आपकी जो ज़मीन है, जो आप ठेके पर लेना चाह रहे हैं, जो आपका एरिया है, उससे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये ना हो कि आपकी जो ज़मीन है वो हो कलराठी और वहाँ पर आप मकई का प्लान बना के मकई की काश्त शुरू कर दें। आपकी ज़मीन रेतली और वहाँ पर जो है वो आप धान की काश्त शुरू कर दें। तो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो इसीलिए बाद दफ़ा सुहाने होते भी हैं। तो आपने किसी एक्सपर्ट से मशवरा भी करना है और किसी कामयाब शख्स से मशवरा करना है। जो पहले से मायूस होते हैं, ख़ुद से हारे हुए होते हैं, वो कभी किसी को अच्छा मशवरा भी नहीं देते। तो उसके मुताबिक आपका एरिया कौन सा है, वहाँ पर कौन सी फसलात काश्त होती हैं, कितना आपका खर्चा हो जाता है, आपको बचेगा क्या। और सबसे बड़ा इशू है कि अगर आप खुद काम नहीं कर सकते, आपने सारा कुछ ही मजदूरी करवानी है। यानी आपके पास अपना ट्रैक्टर भी नहीं है, वो भी आपने किराए पे लेना है, आपके पास ट्यूबवेल भी नहीं है, यानी कि आपका अपना रकबा ही नहीं है, और आपने तमाम मजदूर भी किराए पर रखने हैं, फिर उनका खाना, उनकी रिहाइश, कहीं पर जाके ठेके पर आपने रकबा लेना है और फिर काश्तकारी शुरू करनी है। तो उसके लिए अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए कि आपके लिए मनी इज़ नो प्रॉब्लम, और लोग भी आपके साथ लॉयल होने चाहिए जो कम से कम 1 साल तो आपके साथ चलें, और उस ज़मीन की कंडीशन के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक आपने फसल का इंतखाब करना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये जी एक अगले दोस्त हैं अताउल्लाह साहब, ये कहते हैं कि 1 बैग नाइट्रोफास, उसके साथ 12 किलो SOP या फिर 1 बैग जरखेज़ प्लस यूज़ कर लें। तो जो आपको इसमें से सस्ता पड़ता है आप वो यूज़ कर लें। बहरहाल जरखेज़ प्लस की निस्बत जो नाइट्रोफास है, अगर उसके साथ आप SOP इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। और आपने ये नहीं बताया कि आपने किस फसल में इस्तेमाल करनी है। अगर तो आपने इसको वीट के अंदर इस्तेमाल करना है तो नाइट्रोफास प्लस SOP आजकल के जो सिचुएशन है इस दौरान ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप गोब पर जाके जरखेज़ प्लस देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। इसके बाद दोस्त हैं चौधरी फैसल हसन साहब, ये कहते हैं जी सर 2 बोरी BOP, आधी बोरी SOP बिजाई के वक्त और पहले पानी पर, आधी बोरी जोरावर और वत्तर पर यूरिया गंदम के लिए कैसी रहेगी। ठीक है जी, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो 2 बोरी आपने BOP बताई है ना और आधी बोरी SOP बिजाई के वक्त, BOP के साथ अगर आपने फास्फोरसी खाद ना डाली या और उसके साथ नाइट्रोजनी खाद भी ना डाली तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलने, ये गलती ना कीजिएगा। आगे जी एक दोस्त है, मेरे ख्याल में इनका कोई चैनल है, राना वीलॉग्स, ये कहते हैं कि जी गंदम में बिजाई के बाद पोटाश इस्तेमाल नहीं की तो अब कब यूज़ करें।
पहले पानी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे पानी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोब तक अगर आप पोटाश इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद दोस्त हैं जी रिजवान चौधरी साहब, ये कहते हैं 40 दिन की फसल हो चुकी है आलू की, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, तो हम चाहते हैं इसके ऊपर पोटाश का स्प्रे करें, तो वो कितने दिन बाद कर सकते हैं? अगर ग्रोथ बिल्कुल ठीक है, आपको फसल में किसी किस्म की कोई ऐसी अलामात नज़र नहीं आ रही, तो पोटाश का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करें कि आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल किया करें पोटाश, आलू में तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। फरमान खान कहते हैं जी सर मैंने बिजाई के वक्त एसओपी नहीं दी, ज़मीन मेरी मैरा किस्म की है, नहरी पानी लगता है, तो अब पोटाश डालना ज़रूरी है और किस टाइम और कितनी डालूं? तो भाईजान अगर तो आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, नहरी पानी लगता है और आप पोटाश स्किप करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप डालना चाहते हैं तो कम से कम जो सॉल्युबल पोटाश है वो 12.5 किलोग्राम आप गोब के वक्त या तकरीबन दूसरे पानी पर आप लाजमी इसको फ्लड कर दें, इससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आपकी ज़मीन में पोटाश पहले से मौजूद भी हो तो पोटाश के इस्तेमाल से कोई मनफी असरात नहीं आते, बल्कि ये आपकी कहीं ज़ाया नहीं होती, अगली फसल में फिर आपके काम आएगी। हाँ जी, आगे हैं खादिम लशारी साहब, ये कहते हैं जी गंदम में पोटाश का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? मैंने पोटाश के इस्तेमाल पर जो वीडियो बनाई है उसमें आपको एक पिक्चर दिखाई है जहाँ पोटाश इस्तेमाल नहीं की गई और ज़मीन में भी कमी हो, तो वहाँ पर आप दाने का साइज़ देख सकते हैं, उसकी शक्ल देख सकते हैं, और जहाँ पर पोटाश इस्तेमाल की जाती है, आप अगर 1 एकड़ से 5 मन भी इजाफी पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इसे आप 3000 से ज़रब दें तो 15,000 रुपये की गंदम है। तो इसीलिए पोटाश का इस्तेमाल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारे जो दाने हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, और जो हमारे बड़े फार्मर हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर 100 एकड़ का फार्मर है और हर एकड़ से वो 5 मन इजाफी पैदावार ले लेता है तो 500 मन गंदम बनती है, उसे आप 3000 से ज़रब दे के हिसाब लगा लें। इसके बाद दोस्त हैं जी खलील नवाज साहब, ये कहते हैं जी बिलाल साहब एक सवाल है, जवाब लाजमी दें। फास्फोरस इमोबाइल है तो कैसे पहले पानी पे या इससे अगले पानी पर ये असर कर जाती है, जबकि जड़ तो नीचे होती है काफ़ी, काइंडली रिप्लाई। तो भाई मैंने आपका ये कमेंट नोट करके रख लिया है, इसके ऊपर तफसीली वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। आगे एक दोस्त है, इन्होंने भी अपने चैनल का नाम रखा हुआ है उत्तम खेती, ये कहते हैं जी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जिब्रेलिक एसिड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं? जी हाँ भाई कर सकते हैं अगर आपने करना है। आगे है जी सलमान गोलचीमा साहब, ये कहते हैं जो आपने जिब्रेलिक एसिड बताया है क्या धनिया पर भी स्प्रे कर सकते हैं? जी हाँ जी कर सकते हैं। आगे दोस्त बता रहे हैं कि जी जिब्रेलिक एसिड, ये है मोहम्मद इरफान साहब, ये कहते हैं जिब्रेलिक एसिड टैबलेट को फ्लड भी कर सकते हैं? जी हाँ भाई कर सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फ्लड करना पड़ेगा। अगर आपको 500 ग्राम फ्लड करना पड़ जाए तो इसकी आप कीमत निकालें आपको कितने में पड़ेगी। मोहम्मद शाह साहब हैं जी, ये कहते हैं जी जलालपुर पीर वाला में DAP का क्या रेट है? भाईजान जलालपुर पीर वाला का मुझे पता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लोधरा की जो बाकी तहसीलें हैं यहाँ पर तो 9700-9800 रुपये में सेल हो रही है। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं सरगोदा वाली साइड पे, वो कहते हैं हमारे यहाँ 9200 यानी 9200 रुपये में सेल हो रही है और 4800 रुपये में नाइट्रोफास सेल हो रही है, जबकि यूरिया 2550 रुपये 2600 रुपये में सेल हो रहा है। बिलाल भाई मुल्क में 2 नंबर खाद होनी नहीं चाहिए भाईजान, ज़्यादातर तो है नहीं है, मगर जो बद किरदार लोग होते हैं वो हर दौर में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो इसी तरह 2 नंबर चीज़ें भी चलती हैं, अच्छाई और बुराई दोनों ने साथ साथ चलना है, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकती। बिलाल भाई ये हैं कासिम अली साहब, ये कहते हैं बिलाल भाई यूरिया सल्फ़र और चिलेटेड जिंक हम एक साथ गार्लिक पर फ्लड कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। उसके बाद है ये कहते हैं जी छट्टा भी कर सकते हैं। भाई गार्लिक में आप छट्टा कैसे करेंगे? उसमें आपको केरा करना पड़ेगा खेलियों के अंदर, मेरे ख्याल में फ्लड करना आपको ज़्यादा बेहतर है, छट्टा करना काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। आगे एक और दोस्त हैं चौधरी नजमुल हसन चद्दड़ साहब, ये कहते हैं जी जो जिब्रेलिक एसिड आपने बताया है क्या ये कैनोला की जो किस्म है HC022B इसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं? पहले तो अगर आपने बर्बाद फसल काट की और सही ग्रोथ कर रही है तो मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने करना है तो शुरू में कर लें, इनिशियल स्टेजेस पर कर लें, तो उसके बाद आप अगर करना चाहें तो फिर आप जब ये फलियां बन चुकी हों उस वक्त करें, उस वक्त करना मुमकिन नहीं होता। तो इसीलिए इब्तदा में जो है ना 40-50 दिन इस दौरान अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, वरना इस पे कैनोला के ऊपर ये कोई स्प्रे करना इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है जी सलीम रमज़ान साहब, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, गंदम की बिजाई की थी 10 दिन पहले, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो गई थी, अब जमाव कम है
तो ऊपर से पानी लगा दें कि नहीं, ज़मीन के नीचे सारे दाने जमे हुए हैं लेकिन अभी निकल नहीं रहे, तो इसमें अगर आप पानी लगाएंगे तो इनके ख़राब होने का ख़तरा है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है। तो अगर तो ज़मीन होती रेतली तो ये नौबत नहीं आनी थी। इसका मतलब है आपकी ज़मीन भी भारी किस्म की है जो ऊपर से करंट आया हुआ, तो किसी तरह अगर आप करंट तोड़ सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप किसी लोकल एक्सटेंशन एजेंट को ज़मीन चेक करवा लें मौका के ऊपर, फिर वो जो आपको सिफारिश करे उसी हिसाब से, क्योंकि अभी भी गंदम दोबारा से काश्त की जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा कम उगाव हुआ है। आगे हैं जी भाई गुल मोहम्मद इनका चैनल का नाम रखा हुआ। ये कहते हैं जी जो जिब्रेलिक एसिड है, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स आप बताते हैं इनकी तस्वीर भी लगा दिया करें ताकि हमें ख़रीदने और समझने में आसानी हो। मेरे ख्याल में आपने वीडियो मुकम्मल नहीं देखी, इसमें मैंने 1-2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। बहरहाल मैं ज़्यादातर जो है वो तस्वीरें शेयर करने से गुरेज़ करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी होती है, उन्हें तकलीफ़ होती है। तो इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है एंड्रॉयड मोबाइल पर ही आप यूट्यूब ही यूज़ कर रहे होंगे। तो जिस केमिकल का मैं नाम लेता हूँ इसे आप गूगल में जाके सर्च करें, नीचे आपको इमेजेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही मुख्तलिफ़ कंपनियों के इमेजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस किस कंपनी के पास अवेलेबल है। इसके बाद है जी सर, ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये अब्दुर्रहमान साहब है, इसे मटर पर स्प्रे कर सकते हैं। जी हाँ, बड़े अच्छे नतायज होते हैं मटर पर इसके स्प्रे करने के। तो इंशाल्लाह जल्द मैं टमाटर पर और मटर पर इसके स्प्रे के हवाले से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आगे वही कमेंट आ भी गया है, एहसान गोल साहब ये कहते हैं जी टमाटर की फसल पर भी जिब्रेलिक एसिड के इस्तेमाल के हवाले से डोज़ और तरीका बता दें। तो जी मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि इंशाल्लाह जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगा। इसी से मिलता जुलता सवाल है, वकास साहब है, ये कहते हैं जी सिट्रस के ऊपर और ग्रेप फ्रूट के ऊपर भी कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। इसके बाद है क्या लूसन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है इरफानुल्लाह साहब। जी हाँ, कर सकते हैं। आगे हैं जी महमूदुल हसन साहब, ये भी वही कह रहे हैं कि जी टमाटरों पर स्प्रे करें कमर्शियल लेवल पर। जी हाँ, कर सकते हैं। मैं जल्द इंशाल्लाह इन तमाम कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे हैं जी अवैस शबीर साहब, सारा NPK कौन सा अच्छा है जिसके रिज़ल्ट बेस्ट हो। NPK काफ़ी सारे अच्छे हैं, मैं आपको कोई ख़ास रिकमेंड करूँगा तो लोग जो है वो फील करेंगे। तो आप मुतल्लिका महकमा ज़राअत के पास तशरीफ़ ले जाएँ, उनके किसी नुमाइंदे से रब्ता कर लें, वो आपको बता देंगे, जो आपको कहें आप वो ख़रीद लें। इसके बाद है जी अवैस शबीर साहब, ये कहते हैं जी सर ये बता दें कि जो ज़ोर आवर है इसका छट्टा करने के बाद पानी लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या फर्टिगेशन की निस्बत, या फिर खड़े पानी में छट्टा करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बात तो है इसका फर्टिगेशन से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यही है कि आप इसका छट्टा करें और फिर पानी लगा दें। खड़े पानी में छट्टा आखिर में ऑप्शन आता है। खड़े पानी में छट्टे की निस्बत बेहतर है कि आप पहले छट्टा करें और फिर पानी लगाएं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबली मैंने जैसे आपको बताया कि इसे आप फर्टिगेट करें, ये फर्टिगेशन के लिए ही ज़्यादा मौजू है। चौधरी शहबाज साहब हैं, ये कहते हैं जी जिब्रेलिक एसिड क्या है, ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन है। जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन है, केमिकल है। जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इसी तरह जो है एब्सिसिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये आपने नाम सुने होंगे, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो जी ये पौधों के अंदर खुद से भी पैदा होते हैं और बाहर से अगर इनका स्प्रे किया जाए तो उससे ग्रोथ को तेज़ करवाया जाता है, फ्रूट का साइज़ बढ़वाया जाता है, ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। तो ये एलोपैथिक ही समझ लें कि मार्केट से आपको ये केमिकल ही मिलता है, तो आप इसे एलोपैथिक ही समझ लें। इसके बाद एक दोस्त हैं, ये चैनल का नाम रखा हुआ इन्होंने एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, ये कहते हैं जी मुझे 2 सवालों का जवाब चाहिए। जी पहला सवाल इनका ये है कि जो आपने जिब्रेलिक एसिड की बात की है तो क्या इसे 90 दिन की फसल के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है या स्प्रे करना फजूल है। मेरे ख्याल में 90 दिन के ऊपर स्प्रे ना करें, आप रुक जाएं, जब ये सिट्टा बाहर निकाले, एंथसिस हो जाए, उसके बाद दाना बन जाए, उस वक्त स्प्रे करें, क्योंकि पोलिनेशन डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये हार्मोन है। अच्छा, और इससे पहले मैंने पहले वीडियो एक तफसीलन आपको बताया हुआ है कि कोशिश करें जब फसल जॉइंटिंग स्टेज पर आती है तो उस वक्त तक तकरीबन 45-50 दिन की फसल तक आप इसका स्प्रे कर लें, उसके बाद अगर गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद ये कहते हैं जी मेरा दूसरा सवाल है कि 90 दिन की फसल के ऊपर मैं के-लीफ, पोटाश, नटीवो, बोरान स्प्रे करता हूँ, तो क्या इसके अंदर भी जिब्रेलिक एसिड मिक्स कर सकता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा नटीवो का, नटीवो निकाल दें, बाकी बेशक मिक्स करके आप स्प्रे कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इतनी चीज़ें मिक्स ना ही किया करें तो बेहतर है। नईम अब्बास साहब है, ये कहते हैं सर मेरे पास 7 एकड़ गाचा मकई है, किसी ट्रक वाले का नंबर हो तो बता दें। अब भाई मुझे पहले तो ये नहीं पता कि आपका इलाका कौन सा है, दूसरा मेरे पास इतने ज़्यादा ट्रक वालों के नंबर नहीं है,
तो मैंने वीडियो में आपको कमेंट शेयर कर दिया। अगर भाई कोई ट्रक वाला सुन रहा है या किसी ने गाचा ख़रीदना हो तो भाई से रब्ता कर लें। गुलाम फरीद साहब हैं, ये कहते हैं जी सर मैं कोट अद्दू से बोल रहा हूँ, गंदम को पहला पानी लगाए हुए 8 दिन हो गए, गंदम के पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं, प्लीज़ कोई इन्फॉर्मेशन दें। ये बेहतर है कि आप अपने किसी मुतलका फील्ड असिस्टेंट को गंदम चेक करवाएं, तो उसके मुताबिक रिकमेंडेशन लें, क्योंकि बगैर गंदम की फसल देखे हुए कोई रिकमेंड करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, ये दोस्त कहते हैं जी जो वीडीसाइड है क्या उसके साथ भी जिब्रेलिक एसिड मिला के स्प्रे कर सकते हैं? ज़्यादातर तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इसे अकेला स्प्रे किया जाए या NPK के साथ किया जाए। आप अपने तजर्बा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे जड़ी बूटी मार जहरों के साथ आप कोई चीज़ें ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं।